जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स में चल रहा था, ट्रांसफार्मर, उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने कल देखा था कि ट्रांसफार्मर का नो लोड पर बिहेवियर। उसमें हमने ये देख लिया था कि ट्रांसफार्मर नो लोड पर जो पावर इन करता है या पावर ड्रा करता है, वो पावर दो काम में वेस्ट यूज होती है। एक तो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए, और दूसरा कोर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई करने के लिए। हमने फेजर डायग्राम देख लिया था, हमने आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन भी देख ली थी। अब हम देखते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। सर्किट डायग्राम, सर्किट की स्पेलिंग पूरी लिखिएगा, मैंने शॉर्टकट में केवल लिख दिया है। ठीक, देखिए आई नॉट जो करंट आती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक आईसी एक होता है आईएम। आईसी क्या होती है? कोर में होने वाली लॉसेस को सेटिस्फाई करती है, और आईएम कोर को मैग्नेटाइज करती है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट में ये है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग, ये डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कोर को। ये है सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी ओपन है क्योंकि नो लोड है। यहाँ पर हमने सप्लाई दी को आप V1 कहते हैं। ट्रांसफार्मर ने यहाँ पर सप्लाई ली जिसको आप I0 कहते हैं, नो लोड करंट। इस आईसी को पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लॉस को रिप्रेजेंट करने का एक ही एलिमेंट है, वो है आर, रेजिस्टेंस। ठीक, और क्योंकि ये क्वांटिटी मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है, मैग्नेटाइजेशन का मतलब फ्लक्स, और फ्लक्स के साथ एक ही क्वांटिटी डील करती है, वो है इंडक्टेंस एल। ठीक, तो यहां पर पैरेलल में ये है आर नॉड, ये है एक्स नॉड। एक्स नॉड कहिए या एक्स एम कहिए, बात एक ही। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई नॉट। जो भी करंट आई वो पूरी की पूरी यहाँ गई, इसमें से आईसी पार्ट यहाँ चला गया और आईएम का पार्ट यहाँ चला गया। ठीक, अगर मैं आईसी की वैल्यू निकालना चाहूँ, इधर है E1 डेवलप हुआ है, इधर डेवलप हुआ है E2, ये है V2, नो लोड है, और यहाँ पर करंट है 0। ठीक, आईसी की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो आईसी क्या निकलेगा? V/R नॉट। कोर में होने वाली लॉसेज जिसको आप कोर लॉस या आयरन लॉस कहते हैं, या इसी को नो लोड लॉस भी कहते हैं, ये सब इसके ही नाम हैं। तो पीसी की वैल्यू क्या निकलेगी? पीसी या पीआई, पीआई लिखते हैं आयरन लॉस, वो होती है V² V1² बाई आर नॉट। या तो ये लिख दीजिए, या IC² इंटू आर नॉट, चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक, आईसी यहाँ से पता चल गया, आईएम भी आप निकाल सकते हैं, V डिवाइडेड बाई रिएक्टेंस XM। ठीक, आईसी और आईएम पता चल गया, तो टोटल आई नॉट भी आप निकाल सकते हैं, √IC² प्लस IM²। ठीक, नो लोड पावर फैक्टर भी आप निकाल सकते हैं, cos फाई नॉट या थीटा नॉट क्या हो जाएगा? IC बाई आई नॉट। ठीक, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम और नो लोड पर वर्किंग, ये आपको आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक ट्रांसफार्मर एट लोडेड कंडीशन। ट्रांसफार्मर ऑन लोड, एट लोड नहीं, ट्रांसफार्मर ऑन लोड। ये है कोर, V1 I E1। यहाँ पर डेवलप हुआ E2। यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्न N1 और यहाँ पर है N2 और यहाँ पर हुआ V2। यहाँ पर लोड लगा है तो यहाँ पर करंट I2। अब थोड़ा मैं बड़े से इसको बना देता हूँ, फिगर थोड़ा छोटा आपको दिख रहा होगा तो मैं बड़ा करके बना दे। इधर लोड लगा है, लोड के क्रॉस है टर्मिनल वोल्टेज V2। ठीक, शुरुआत से समझते हैं, जैसे नो लोड पर हमने शुरुआत की थी ठीक वैसे ही सप्लाई, इनपुट सप्लाई हमने लगाया ट्रांसफार्मर में V1, सर्किट क्लोज हुआ, करंट I1 फ्लो हुई। I1 की बजाय मान लेते हैं I। ठीक, ये करंट फ्लो हुई, ये करंट फ्लो हुई। इस करंट को, इस करंट ने नंबर ऑफ टर्न N1 के साथ मिल करके क्या डेवलप किया, MMF। और जैसे ही MMF आया तुरंत फ्लक्स डेवलप हो गया। ये फ्लक्स राइट हैंड रूल से इधर फ्लो कर रहा है। ये है ड्यू टू करंट I1। ठीक, अब क्या हुआ, यही फ्लक्स इस नंबर ऑफ टर्न N1 के साथ लिंक करके EMF डेवलप किया प्राइमरी साइड। यही फ्लक्स यहां पर इस वाइंडिंग के क्रॉस लिंक करके N2 के क्रॉस EMF E2 डेवलप किया। ठीक, आगे लगा है लोड, जैसे ही EMF आया यहां से करंट फ्लो हो गई। अब ध्यान से देखिए, ये करंट इस नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक करके N2 इंटू I2 क्या डेवलप करेगी, MMF। और इस MMF से एक फ्लक्स आएगा φ2। φ2 की डायरेक्शन जरा देखिए, φ2 की डायरेक्शन क्या है, करंट बाहर निकल रही है, थंब की डायरेक्शन ऊपर है। तो इधर की तरफ होगा φ2। कहने का ये मतलब है कि लेंज लॉ हर जगह लग रहा है। ये करंट उसी को अपोज करेगी जिससे प्रोड्यूस हुई है। किससे प्रोड्यूस हुई है, इस ईएमएफ से। तो ये करंट इस ईएमएफ को अपोज करना चाहेगी। तो ये करंट इस नंबर ऑफ टर्न के साथ लिंक करके जो इसका फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स इस नंबर ऑफ टर्न के साथ लिंक करके ऐसा ईएमएफ डेवलप करना चाहेगा जो इस E2 को क्या करे, अपोज करे। तो φ1 इधर जा रहा है, इधर की साइड, और φ2 जस्ट अपोजिट।
अब होना क्या चाहिए, आइडल अगर ट्रांसफार्मर होता तो फाई 1 और फाई 2 एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल कर देते। कैंसिल कर देते तो नेट फ्लक्स क्या हो जाता, जीरो। और हमने क्या पढ़ा है कि अगर फ्लक्स जीरो हो जाता तो स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांसफार्मर इनपुट से कोई भी पावर नहीं ड्रा करता। इसका मतलब ये हुआ कि कोर की जो परमिबिलिटी है वो इनफाइनाइट है। हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा मैग्नेटाइज करने के लिए, जबकि प्रैक्टिकल केस में ऐसा नहीं होता। अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अब यहीं पर गब्बर की एंट्री होगी। गब्बर कौन है, तो यहां पर लिखिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ट्रांसफार्मर क्या है, एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। अगर फ्लक्स फाई 1 कोर को मैग्नेटाइज कर रहा है तो फाई 2 क्या कर रहा है, कोर को डीमैग्नेटाइज। इसका मतलब ये हुआ कि कोर में फ्लक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जबकि ट्रांसफार्मर में के कोर में फ्लक्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, वेरी नहीं करना चाहिए। मैग्नीट्यूड उसका जो है वो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन नहीं, वो टाइम के साथ जो साइकिल वेरी कर रही है इसी की, बस उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि एक कोर को मैग्नेटाइज कर रहा, दूसरा डीमैग्नेटाइज कर रहा। तो इस फाई 2 को कैंसिल करने के लिए, फाई 2 किसके कारण डेवलप हुआ, आई 2 के कारण। तो इसको कैंसिल करने के लिए ट्रांसफार्मर इनपुट से दूसरी करंट और ड्रा करता है। इस टोटल करंट को मिला करके बोला जाता है प्राइमरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर, I1। शुरुआत में नो लोड करंट ड्रा करता है ट्रांसफार्मर, क्यों, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि आगे लोड लगा है नहीं लगा। तो शुरुआत में उसने जो सप्लाई ली, वो जो पावर ली वो कहाँ गई, ट्रांसफार्मर को की कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए और ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाली लॉसेज को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन जैसे ही लोड लगा है, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो होगी, उस करंट का एक एमएमएफ आएगा, उस एमएमएफ से एक फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स और प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। उस अपोजिशन फ्लक्स को कैंसिल करने के लिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एक्स्ट्रा करंट ड्रा करती है सप्लाई से, और उस एक्स्ट्रा करंट की वैल्यू क्या होती है, I2 डैश। जस्ट I2 को कैंसिल करने के लिए I2 डैश इस वजह से लिखे क्योंकि इसका इमेज उधर जाकर के चेंज हो जाएगा। वो वैल्यू अगर इधर I2 है तो उधर जाकर के बदल जाएगी, कितनी बदल जाएगी वो बाद में देखेंगे। बस अभी हमने ये लिख लिया कि उसको I2 नहीं रहेगा तो I2 डैश लगा दिया। तो लोड पर ट्रांसफार्मर क्या करता है, सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट ड्रा करता है टू कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी करंट या सेकेंडरी वाइंडिंग करंट। सेकेंडरी वाइंडिंग करंट को इफेक्ट को नेग्लिफाई करने के लिए ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से एक्स्ट्रा करंट ड्रा करता है सप्लाई से। उतना ही ड्रा करता है कि ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें, ताकि यहां पर जो फ्लक्स बना है वो क्या बना रहे, कांस्टेंट। अब यहां पर फ्लक्स कौन सा हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 डैश, और इधर से फाई 2 इधर है, तो फाई 1 प्लस फाई 2 डैश माइनस फाई 2, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फ्लक्स ट्रांसफार्मर में क्या बचेगा, फाई 1। बात समझ में आ गई। तो नो लोड और लोड पर ट्रांसफार्मर के बिहेवियर में अंतर है। अंतर क्यों आता है, इस I2 के कारण। लोड में स्वाभाविक सी बात है कि ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से करंट ज़्यादा खींचेगी, क्यों, क्योंकि उसको लोड को भी सप्लाई देना है। नो लोड में उसको सप्लाई देने के लिए कुछ नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है वो केवल अपना पेट भर रहा था। अब ये क्या करेगा, अपना भी पेट भरेगा, साथ में इस लोड का भी पेट भरने के लिए वहां से पावर ड्रा करेगा। ठीक। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल में दो चीजें यहां पर ध्यान में रखिएगा किसी भी मशीन को पढ़ने से पहले। अभी हमारी मशीन, ट्रांसफार्मर एक मशीन नहीं है, डिवाइस है। ठीक। अब ध्यान से देखिए, एक तो लोड इलेक्ट्रिकल में तीन टाइप के होते हैं, एसी लोड, डिपेंडिंग ऑन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या बताता है, अगर कुछ नहीं बताया गया तो पावर फैक्टर सिर्फ ये बताता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में
जो कोसाइन एंगल बन रहा है वो कितना है। ठीक, अगर कुछ ना बताया जाए तो आप सिर्फ ये मानकर चलेंगे कि वोल्टेज हमेशा रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो करंट अगर लैग कर रही है तो बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर। किससे लैग कर रही है? वोल्टेज से। क्यों? क्योंकि अगर कुछ नहीं बताया जाता तो हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस क्वांटिटी की तरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, करंट ना तो लीड कर रही है ना लैग कर रही है। ये तो इसको छोड़िए, दो ही लिखते हैं, लीड और लैग। करंट या तो लीड करेगी या लैग करेगी। ठीक, और एक लोड होता है जिसमें आपका पावर फैक्टर यूनिटी होता है, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। यूनिटी पावर फैक्टर लोड प्योर रेजिस्टिव लोड होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना होता है? जीरो। जिस फेज में वोल्टेज चलता है उसी फेज में करंट चलती है। ठीक, अब लोड तो हो गए तीन टाइप के। अब एक तो ये ध्यान रखना है, दूसरा, ये लोड का क्राइटेरिया किस पर बेस्ड है? वोल्टेज को रेफरेंस मानते हुए। अगर मैं कह रहा हूं लैगिंग है, इसका मतलब करंट लैग कर रही है। लीडिंग है तो क्या मानेंगे? करंट लीड कर रही है। दूसरा एक चीज ये नोट करना है कि इलेक्ट्रिकल में या किसी भी उसमें प्रैक्टिकल चीजें कभी भी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट नहीं होती तो उसका मैं क्यों बता रहा हूं परफेक्ट क्यों नहीं होती। जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा रहा था आपको, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, तो मैंने ये बताया था कि इस कॉइल का निकलने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स वो पूरा का पूरा इस कॉइल के साथ लिंक करे। सेम यहां पर ट्रांसफार्मर में भी था कि यहां से जो भी फ्लक्स निकलेगा, यहां से जो भी फ्लक्स निकलेगा ये पूरा का पूरा फ्लक्स इस कोर के थ्रू इस वाइंडिंग में लिंक करेगा। लेकिन 100% कुछ चीज होती नहीं है। तो क्या होता है कि कुछ फ्लक्स ऐसा भी होता है जो इस वाइंडिंग से ना लिंक करके इसी वाइंडिंग से केवल लिंक करेगा। इसी तरह इसका I2 का फ्लक्स केवल इसी वाइंडिंग से लिंक करके यहां पर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अब मैंने आपको बताया है कि जो चीज स्वयं की वाइंडिंग स्वयं के करंट से इंड्यूस हो उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो कहने का यह मतलब हुआ कि इस फ्लक्स के कारण, पहली बात तो ये फ्लक्स लीकेज फ्लक्स है। लीकेज क्या है? मैंने आपको बताया कि लीकेज फ्लक्स वो होता है जो आपके पर्पज को, आपके डिजायर्ड पाथ को फॉलो ना करे, जो आपके काम का ना हो, जिससे आप वो काम ना करा सकें जो आप करना चाहते हैं या कराना चाह रहे हैं। आपका पर्पस क्या था कि यहाँ का टोटल फ्लक्स इसके साथ लिंक करे, जो नहीं करेगा वो आपके लिए लीकेज है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। दूसरी डिफिनीशन लीकेज फ्लक्स की क्या है कि लीकेज फ्लक्स एक ही वाइंडिंग के साथ लिंक करता है, वो दोनों वाइंडिंग के साथ लिंक नहीं करता। जो दोनों के साथ लिंक करे उसको बोलते हैं म्यूचुअल। ठीक, तो ये फ्लक्स अगर इस नंबर ऑफ टर्न के साथ लिंक करेगा तो एक ईएमएफ डेवलप करेगा। करेगा नहीं करेगा? इस फ्लक्स और इस फ्लक्स में अंतर क्या है? म्यूचुअल में एक वाइंडिंग का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक करता है, लेकिन सेल्फ में क्या होता है? उसी वाइंडिंग का फ्लक्स उसी वाइंडिंग के साथ लिंक करता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ। तो I1 का फ्लक्स इस N1 के साथ लिंक करेगा और I2 का लीकेज फ्लक्स N2 के साथ लिंक करेगा। I2 का फ्लक्स कभी भी यहां नहीं जाएगा, लीकेज वाला। म्यूचुअल वाला जाएगा, लीकेज वाला मैं बात कर रहा हूं। ठीक, अब देखिए, तो लीकेज फ्लक्स क्या डेवलप कर रहा है? ईएमएफ। ईएमएफ का डेवलपमेंट जब सेल्फ से हो तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं इंडक्टर से। तो ईएमएफ की वैल्यू ये भी हो सकती है L di/dt। अगर E1 की बात करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर E2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये L1 आ जाएगा केवल फर्स्ट का, N1 का। ठीक, कहने का ये मतलब है कि लीकेज फ्लक्स सेम वाइंडिंग में, जिस वाइंडिंग का वो फ्लक्स है उसी में क्या करता है? ईएमएफ डेवलप करता है। अब इस ईएमएफ को सर्किट में आपको दिखाना है तो इंडक्टर के अक्रॉस
सर्किट में वोल्टेज ड्रॉप को के रूप में दिखाते हैं। तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? आई इंटू एक्सएल। ये एक्सएल क्यों लिखा गया? क्योंकि ये है लीकेज रिएक्टेंस। क्या है? लीकेज रिएक्टेंस। तो याद रखिएगा, लीकेज रिएक्टेंस लीकेज फ्लक्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में दिखाने का एक तरीका है। पहली बात, लीकेज रिएक्टेंस केवल और केवल एक ही वाइंडिंग से एसोसिएट होगा। क्यों? क्योंकि लीकेज फ्लक्स एक ही वाइंडिंग से एसोसिएट होता है। जो दोनों से लिंक करे दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल, नॉट लीकेज। ठीक, अब देखिए, ऊपर देखिए, यहां पर जो भी हम पावर, जो भी सप्लाई से ये पावर ड्रा कर रहा है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में कोर वही है जो नो लोड पर थी, वही मटेरियल है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस समय यहां पर लॉसेज हो रही होंगी। तो कोर लॉस लोड पर भी होती है और नो लोड पर भी होती है। क्यों? क्योंकि कोर लॉस मटेरियल में हो रही है। कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए भी यहां पर एफर्ट लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। यहां पर एडिशनल क्या हुआ? एडिशनल ये हुआ कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, करंट का मैग्नीट्यूड नो लोड से ज्यादा है। मैंने बताया था कि नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? नो लोड करंट का मैग्नीट्यूड फुल लोड करंट का 3 से 5% होता है, ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक, अब यहां पर अगर फुल लोड करंट ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वाइंडिंग का रेजिस्टेंस भी इफेक्ट में आएगा। दूसरी बात, लोड यहां पर क्या कर रहा है? पावर ड्रा कर रहा है। इससे जब पावर ड्रा करेगा, स्वाभाविक सी बात है जितनी ज्यादा ड्रा करेगा वो कहां से लेगा? वहां सप्लाई से लेगा। तो I1 और I2 की वैल्यू भी ज्यादा होंगी, होंगी या नहीं होंगी? और उसको बोलते हैं फुल लोड करंट, अगर ये रेटेड लोड पर चल रहा है तो। रेटेड लोड वो लोड होता है जो सेफली मशीन डिवाइस को ऑपरेट कर सके, या जिससे डिवाइस सॉरी जिसको डिवाइस सेफली पावर डिलीवर कर सके विदाउट हीटिंग, विदाउट बर्न। ठीक है, डिवाइस जलने ना पाए, डिवाइस इंटरप्ट ना होने पाए, सेफली जिस लोड को पावर ट्रांसफर कर सके, दैट इज कॉल्ड रेटेड लोड ऑफ दैट डिवाइस। ट्रांसफार्मर का भी एक रेटेड लोड होगा। जैसे आप सुनते होंगे 2 kVA का ट्रांसफार, 20 kVA का ट्रांसफार्मर, 60 kVA का, 100 kVA का। ठीक, अब अगर मैं इसका सर्किट डायग्राम देखूं, सर्किट डायग्राम, तो V1 R1 X1 R नॉट, आप X नॉट लिखिए, XM लिखिए, बात एक ही है। ये इसका सर्किट डायग्राम है। इधर है टर्मिनल वोल्टेज V2, इधर है E2, इधर है I2। यहां पर कौन सी करंट गई? I नॉट। I2 का मिरर इमेज इधर आएगा, I2 डैश। I2 डैश और I नॉट को जोड़ देंगे तो I1 बन जाएगा। जोड़ेंगे डायरेक्ट नहीं, फेजर डायग्राम है, ध्यान रखिएगा, फेजर सम है। ये है IC, इधर जाएगा और इधर जाएगा IM। इधर डेवलप हुआ E1। कहीं कोई दिक्कत? ये क्या R1 R2 क्या है? तो लिख लीजिएगा, R1 R2 है वाइंडिंग के रेजिस्टेंस। वाइंडिंग वर्ड पूरा लिखिएगा। और X1 X2 क्या है? लीकेज रिएक्टेंस। ये किस वजह से आ रही हैं? लीकेज फ्लक्स के कारण आ रही हैं। ठीक, तो X1 और X2 इंडक्टर की तरह ही काम कर रहे हैं, बस ये लीकेज फ्लक्स के कारण आ रहे हैं। ठीक, यहां पर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस सर्किट को पैरेलल में दिखाने का कारण क्या था। अगर मैं इसको सीरीज में दिखा देता तो कोई भी करंट ड्रा नहीं होती,
इसी वजह से नो लोड के पैरामीटर को हमेशा पैरेलल में दिखाते हैं वाइंडिंग के। ठीक, ये है इसका फेजर डायग्राम, सॉरी सर्किट डायग्राम। अब चलते हैं फेजर में। फेजर में चलने से पहले नोट कीजिए, अगर ये आप समझ गए, रटिएगा मत, अगर ये आप समझ गए तो ये जान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50% आपने सिलेबस और अंडरस्टैंडिंग पूरी कर ली। ठीक, इसके पहले भी हमने एसी सर्किट पढ़ाया था, सिंगल फेज एसी सर्किट। वहां पर हमने बताया था 3 एलिमेंट का बिहेवियर, आर, एल और सी, और इसी पर पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चलती है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करती है, और कैपेसिटर में करंट लीड करती है और वोल्टेज लैग करती है। ठीक, बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं लैगिंग लोड। अगर लोड क्या है, लैगिंग है। जो हमने पीछे ये बनाया है, इसमें जरा केवीएल इक्वेशन लिखिए। ये सर्किट में केवीएल इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, यहां से केवीएल इक्वेशन लगाना स्टार्ट कीजिए, प्लस माइनस इसको मानते हुए। वहां पर क्या आ जाएगा, V1 इज इक्वल टू, यहां पर I1 R1 प्लस JX1 प्लस इस पैरेलल ब्रांच का अक्रॉस रेजिस्टेंस वो ईएमएफ कितना है, E2। ये सब फेजर सम होगा। E2 इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, तो E2 इज इक्वल टू IC R0 इज इक्वल टू IM X0। ये भी लिख सकते हैं। दूसरा एक हमने रिलेशन देखा, I1 इज इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश। ये सब के सब फेजर हैं, सिंपल मत लिखिएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूं सेकेंडरी साइड तो क्या लिखूंगा, E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस JX2 प्लस V2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस इसी के आधार पर हमें क्या बनाना है, फेजर डायग्राम। ठीक, नो लोड का अगर आपने फेजर डायग्राम याद रखा हो तो कैसे बना रहे हैं, यह है फ्लक्स की लाइन। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ट्रांसफार्मर में, ये हमने आपको डिराइव करके बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। तो E1 भी इधर है और इधर ही है E2। इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स N1 और N2 अलग अलग हैं। ठीक, बात समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। E1 को जस्ट रिवर्स कीजिए। रिवर्स क्यों किए, क्योंकि ये हमें ये करना है, V1 इज इक्वल टू, सॉरी ये E2 की बजाय E1 है, E1 E2 नहीं है, E2 तो यहाँ है सेकेंडरी साइड। रिवर्स इस वजह से किए क्योंकि E1 V1 में ऐड होना है, तो इसके ऊपर हम दिखा रहे हैं प्राइमरी और इसके नीचे साइड दिखा रहे हैं सेकेंडरी। मतलब निगेटिव वाई एक्सिस सेकेंडरी को डिनोट कर रहा है और पॉजिटिव वाई एक्सिस प्राइमरी को डिनोट कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ सारा फेजर डायग्राम इसी पर बेस्ड है, लैगिंग लोड। लैगिंग लोड का क्या मतलब है कि वोल्टेज और करंट के बीच में करंट लैग कर रहा है। ठीक, कितना लैग कर रहा है ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लैगिंग का बना रहे हैं तो सबसे पहले हमने एक फेजर ड्रा किया V2 का और दूसरा ड्रा किया I2 का। जो चीज लैग करती है
वो हमेशा उस क्वांटिटी से क्लॉकवाइज दिखाई जाती है जिससे वो लैग कर रही है। तो I2 हमेशा, phi2 इसको लिख लीजिए, I2 हमेशा V2 से क्लॉकवाइज होगी। कितने डिग्री? phi2 डिग्री। मुझे नहीं पता कि कितने डिग्री लैग कर रही है, हमने एक रफली एंगल ले लिया phi2। ठीक, E1 उधर ले जाइए प्राइमरी साइड, तो ये हो गया E1। कोई दिक्कत तो है नहीं, फेजर है, ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकते हैं। ठीक, E1 इधर चला आया। अब ध्यान से देखिए, E1 के फेज में जो होगा वो होगा क्या? नो लोड कंपोनेंट का वो कंपोनेंट जो वोल्टेज के साथ सेम फेज में होता है, दैट इज नोन एज IC। तो IC इधर होगा और IM इधर होगा। IC और IM के बीच में क्या है? I नॉट। ठीक, I2 ये जो है, इसी को रिवर्स साइड ले जाइए प्राइमरी साइड। ठीक, जस्ट इसका मिरर इमेज, ये और ये लाइन स्ट्रेट होंगी, तो ये हो गई I2 डैश। अब देखिए दो वेक्टर हैं, एक ये एक ये, इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो इस वेक्टर को उठा करके इधर ले जाइए, जहां पर एक खत्म हो रहा, और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इनका और इनका रिजल्टेंट हमेशा इनके बीच से जाएगा। ये फेजर है I नॉट का और ये फेजर है I2 डैश का। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? I1। अगर I1 इधर है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर I1 इधर है तो I1 R1 क्या है? रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ये उसी फेज में होगा जिस फेज में करंट है। तो अगर I1 ऐसे जा रही है तो I1 R1 भी ऐसे जाएगा। तो E1 में हमें क्या ऐड करना है? I1 R1। हमने ऐड कर दिया I1 R1। फिर क्या है? I1 X1। I1 X1 क्या है? इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमेशा करंट से 90 डिग्री लीड करता है, और लीडिंग क्वांटिटी हमेशा उस क्वांटिटी के एंटी क्लॉकवाइज में होती हैं जिससे वो लीड कर रही हैं। तो अगर करंट आई ऐसे है तो इससे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाइए, ऐसे चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा I1 X1। E1 I1 R1 I1 X1 और इसको मिला दीजिएगा तो बन जाएगा V1। प्राइमरी साइड का हमारा फेजर डायग्राम बन गया। V1 और I1 के बीच में जो एंगल होगा दैट इज नोन एज phi1, और I नॉट और E1 के या V1 के बीच में जो एंगल होगा दैट इज नोन एज phi नॉट, नो लोड फेजर एंगल। I नॉट और किसके बीच में? E1 या V1 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा phi नॉट। V1 और I1 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा phi1 या θ1, जो भी आप डिनोट कीजिए। ये तो हो गया फेजर डायग्राम ऑफ प्राइमरी साइड। जरा इधर चलते हैं सेकेंडरी में। अब ध्यान से देखिए, अगर ये I2 है तो I2 R2 किधर आएगा? इसी की डायरेक्शन में। तो I2 R2 ये आ गया, जैसे I2 आई है। I2 X2 इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, वो करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। लीडिंग क्वांटिटी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए इससे 90 डिग्री, I2 X2, और इस लाइन को पूरा आगे तक बढ़ा दीजिए, दैट इज नोन एज E2। इसको आप क्या कह दीजिएगा? E2। ठीक, फिर से देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, लैगिंग लोड है तो यहां से V2 और I2 बना दीजिए। I2 V2 के क्लॉकवाइज में दिखाएंगे, कितने डिग्री? phi2 डिग्री, जितने से वो लैग कर रही है। I2 को रिवर्स करेंगे, I2 डैश बन जाएगा। I नॉट पहले से था, I नॉट, अच्छा पहले E1 को रिवर्स करेंगे, प्राइमरी साइड में ले जाएंगे, E1 चला गया। उसके बाद क्या करेंगे? I2 को रिवर्स करेंगे, I2 और I नॉट को का रिजल्टेंट लेंगे I1,
फिर E1 में क्या करेंगे, I1 R1 जोड़ देंगे और I1 X1 I1 से एंटी क्लॉकवाइज चला जाएगा और फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा V1। ये क्या था, लैगिंग लोड पर। अगर यूनिटी पावर फैक्टर है, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब कि φ2 की वैल्यू क्या है, 0। वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं है। अगर वोल्टेज और करंट के बीच में कोई भी एंगल नहीं है तो अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रा करूं तो ये है फाई, ये लाइन है E1 और E2 की, वोल्टेज V2 और इसी डायरेक्शन में आ रही है करंट I2। ये है E1, I2 को जस्ट रिवर्स कीजिए, ये है I2। I नॉट कुछ ऐसा था, जैसा था वैसे ही है। I नॉट और I2 डैश का रिजल्टेंट ये बताएगा I1, I1 और E1, तो ये I1 R1 हो गया, ये हो गया I1 X1 और इसको जा करके मिला दीजिएगा, ये बन जाएगा V1। यहां पर देखिए I2 अगर ये है तो V2 में I2 R2 ऐड करेंगे तो ये किए और I2 X2 इससे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आएंगे तो ये बन गया I2 X2। ये फेजर और ये ऐड करके ये क्या बन गया, कब था, यूनिटी पावर फैक्टर पर। जब पावर फैक्टर क्या है, 1, मतलब φ2 की वैल्यू क्या है, 0। नॉमेनक्लेचर वही रहेगा, ये है φ1, इनके बीच में ये है फाई नॉट, ठीक, नो लोड पावर फैक्टर वाला एंगल। लीडिंग पावर फैक्टर पर अगर देखना हो तो लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब ये हुआ कि I2 लीड्स V2 और करंट अगर लीड कर रही है तो करंट हमेशा वोल्टेज के किस में आएगी, एंटी क्लॉकवाइज में। तो अगर ये फाई है, ये वाली लाइन है E1 की, अगर ये है V2 तो करंट ऐसे आएगी φ2। करंट हमेशा वोल्टेज के क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट I2 ऐसे है तो I2 डैश ऐसे होगी, जस्ट मिरर इमेज। I नॉट ऐसे है तो I1 ऐसे होगी, I1 अगर ऐसे है तो I1 R1 ऐसे होगा और I1 X1 V1। अगर I2 ऐसे है तो I2 R2 और I2 X2। इनको जाकर के ऐड कर दीजिएगा। I2 इससे ये बन गया, सॉरी, हाँ E2। ठीक, बात समझ में आ गई। देखिए एक रेफरेंस के तौर पर, अगर लैगिंग में ये है एक्स और वाई एक्सिस, अगर लैगिंग में ये इधर आ रहा है 0 पर, ये इस लाइन पर आएगा, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पर, और लीडिंग पर ये इधर आ जाएगा। बस एक रेफरेंस के तौर पर ये बनाया गया। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, आर एल और सी का बिहेवियर ही बताएगा कि लोड लैगिंग है, लीडिंग है। ठीक, फेजर डायग्राम बनाना अगर एक बार आपने सीख लिया तो फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। इसको खूब अच्छे से समझिएगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा। इसका केवल और केवल बेस क्या है, आर एल और सी का बिहेवियर, और कुछ नहीं। ठीक, अच्छा, अगर मैं आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन
फिर से रिवाइज करना चाहूँ जो हमने कल पढ़ा था, उसमें मैंने पढ़ा था कि लॉसेज जीरो हों। एक है आयरन लॉस, दूसरी है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होती है? I²R1, और सेकेंडरी में क्या है? I2²R2। ये क्या हो? जीरो, और ये भी क्या हो? एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी का सिंबल है, 100% होनी चाहिए। लॉसेज जीरो हो इसके लिए जरूरी है कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस वो जीरो हो। मैंने साथ में ये भी बताया था कि अगर आइडल ट्रांसफार्मर है तो नो लोड पर वो कोई भी पावर ड्रा नहीं करेगा। इसका मतलब कि उसकी रिलेटिव परमीबिलिटी इनफाइनाइट होगी। और पांचवा पॉइंट जो आज हमने देखा वो ये देखा कि लीकेज रिएक्टेंस या लीकेज फ्लक्स की वजह से जो रिएक्टेंस आता है वो क्या होना चाहिए? कोई भी फ्लक्स लीक ना करे। ठीक, बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन। केवल दो ही तीन टॉपिक आपके बाकी हैं। एक हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ेंगे, फिर एफिशिएंसी पढ़ लेंगे, और आपका ट्रांसफार्मर ओवर हो जाए। बस इतना ही था ट्रांसफार्मर। ठीक है, अभी हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए ऑटो ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फेजर डायग्राम, क्या कहते हैं, आरएलसी का बिहेवियर, सिंगल फेज एसी, थ्री फेज एसी, नेटवर्क थ्योरम्स, ये एकदम टिप्स पर रखिएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। पहले ये बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे क्लोज करेंगे लेक्चर। रेफर्ड वैल्यू, अभी हमने बताया था ना कि प्राइमरी वो सेकेंडरी करंट I2 को प्राइमरी साइड रेफर करके I2 डैश लिख दिए थे, यही किए थे। तो देख लेते हैं रेफर्ड वैल्यू होती क्या है। देखिए, ईएमएफ इक्वेशन ये बताती है कि 4.44 एफ बाई एम एन। ई का मतलब है ई इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक, चाहे ई लिखें चाहे वी लिखें, अपने समझने के लिए ई और वी इक्वल नहीं होते, उनमें कुछ डिफरेंस होता है 1-2 वोल्ट का, लेकिन हम जनरल केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ को सप्लाई वोल्टेज के इक्विवेलेंट ले लेते हैं। ठीक है, केवल अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहने का ये मतलब है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो अगर मैं V1/V2 का रेशियो निकालूं तो क्या निकलेगा? N1/N2। ठीक, ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट होती है। मैंने आपको ये भी बताया था जब हम आरएलसी सर्किट पढ़े थे, एसी पढ़े थे, तो हमने बताया था कि पावर यहाँ पर तीन टाइप की होती है इलेक्ट्रिकल में। एक होती है इलेक्ट्रिकल पावर में एक्टिव पावर, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर, और तीसरी होती है अपेरेंट पावर। ठीक, तो अभी के लिए हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर अपेरेंट पावर की बात की जा रही है। अपेरेंट पावर की बात क्यों की जा रही है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग अपेरेंट पावर में क्यों देते हैं, वो सब आगे हम बताएंगे आपको, कि चिंता मत कीजिएगा। तो पावर कांस्टेंट है, मतलब V1 और I1 इज इक्वल टू V2 और I2। जहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ की करंट हमेशा कम होगी। इसका मतलब ये हुआ, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू I2/I1। यहाँ से आप क्या निकाल रहे हैं? V1/V2 इज इक्वल टू I2/I1। ठीक, एक ही चीज मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं यहाँ से V1 की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी? अगर यहीं से I1 की वैल्यू निकालूं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। V1/I1 क्या हो जाएगा? V2/I2, N1/N2,
N2 बाई N1। V बाई I क्या है? इम्पीडेंस Z, तो Z1 इज इक्वल टू Z2 N1 बाई N2 का। एक ये रिलेशन, दूसरा ये रिलेशन और तीसरा ये रिलेशन। इन तीनों रिलेशन से सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है, वो ये पूरा कंक्लूजन आप लिख दीजिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N एंड Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर। अगर आपने ये समझ लिया तो आगे आप कहीं भी इधर से उधर खेलते रहेंगे, पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पूरे ट्रांसफार्मर में, पूरे इंडक्शन मोटर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, आप ध्यान से सुनिए, केवल I2 को हम लाए थे प्राइमरी साइड, तो हमने क्या लिखा था? I2 डैश। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो वैल्यू नई वाली होगी वो पुराने के टर्म में होगी, मतलब I2 डैश और I2 के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। होगा या नहीं होगा? मानी सी बात है कि होगा। एक तरीका तो ये है समझने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम जिस साइड जा रहे हैं उस साइड के पैरामीटर निकाल लीजिए। क्या याद रखिएगा? जिस साइड जा रहे हैं उस साइड के पैरामीटर निकाल लीजिए। जैसे जैसे कहा जा रहा है सेकेंडरी को प्राइमरी साइड ला रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि यहां से हमें पैरामीटर किसके चाहिए? प्राइमरी के। ठीक, तो अगर मैं I2 को इधर भेज रहा हूं और वो I2 डैश बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये रिलेशन निकालता हूं कि I1 बाई I2 तो N2 बाई N1। हम किधर की साइड जा रहे हैं? प्राइमरी साइड, तो प्राइमरी के पैरामीटर निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? I2 N2 बाई, ये जो पैरामीटर मिला इसी को लिख देंगे डैश, इसी को क्या लिख देंगे? I2 डैश। करंट को हम किए इस वजह से I2 और डैश लिखे, तो I2 डैश की वैल्यू क्या है? I2 इंटू N2 बाई N1, इसी वजह से डैश लगा। अगर ये इसी के इक्वल हो जाती तो हम डैश नहीं लगाते। मैग्नीट्यूड क्या हो गया? प्राइमरी साइड जाने पर चेंज हो गया। ठीक, अब समझ लेते हैं चीज़ों को। हमने इम्पीडेंस क्यों पढ़ा? क्योंकि इम्पीडेंस में हमारा आर भी आ जाता है और एक्स भी आ जाता है, एक्सएल एक्स और एक्सएम। ठीक है, रिएक्टेंस या इंडक्टेंस वो क्या है? इम्पीडेंस है। चलिए अब मैं लिख रहा हूं प्राइमरी वाइंडिंग पैरामीटर्स रेफर्ड टू सेकेंडरी। प्राइमरी के पैरामीटर हम कहाँ ले जा रहे हैं? सेकेंडरी में। अब ध्यान से देखिए, प्राइमरी के पैरामीटर अगर आप सेकेंडरी में ले गए तो क्या बनेगा? V1 था, ये है R1 X1 R नॉट X नॉट, ये था E2, ये था E1, I नॉट I1 I2, इधर था I2 डैश, ये है V2। जब हम प्राइमरी को उठाकर सेकेंडरी की तरफ लाएंगे तो यही सर्किट पूरे के पूरे उठा करके इधर लाइए, तो ये जो है ये आकर के इधर क्या बच जाएगा? डैश। किधर की तरफ ला रहे हैं? सेकेंडरी साइड, तो जो भी उस रिलेशन में निकालना है, इस रिलेशन में कहाँ का पैरामीटर निकालेंगे? सेकेंडरी साइड का। ये सेकेंडरी साइड के पैरामीटर यहीं से निकाल लेते हैं, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाई N2, तो V2 क्या निकलेगा? V1 N2 बाई, तो वोल्टेज जितने भी होंगे वो इस रिलेशन के थ्रू आएंगे इधर, इसी V2 को हम लिख देंगे V1 डैश। ठीक, करंट जो भी होगी वो इस रिलेशन के थ्रू आएगी।
I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 N1 बाई N2, इसी को बोल देंगे I1 डैश। और इम्पीडेंस जितनी भी आएगी वो इस रिलेशन के थ्रू आएगी, तो Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर। सेकेंडरी साइड गए तो सेकेंडरी साइड का पैरामीटर निकाल लीजिए, तो Z2 इज इक्वल टू लिखेंगे Z1 डैश इज इक्वल टू Z1 N2 बाई N1 का स्क्वायर। ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, टर्न रेशियो से भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे, कुछ भी मत याद रखिएगा, कुछ भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, जैसे आपको बताए हैं बस वही याद रखिएगा बस। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर एक बार चीज़ों को समझ गए तो फटाफट, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगते हैं निकालने के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप रटते रहेंगे कि ए से डिवाइड करते हैं, ए से भाग करते हैं, कोई ए से याद करेगा, कोई टी से याद करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। अब समस्या ये है कि इस पैरामीटर को अगर हम इधर दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे वो देख लेते हैं। दिखाने का तरीका ये है, ये लीजिए, इसको हटा दिए, और इसको क्या कर दीजिए, इधर की तरफ वाइंडिंग दिखा दीजिए। अब एक ही वाइंडिंग आ गई खाली सेकेंडरी की, प्राइमरी साइड की नहीं रही, सारे पैरामीटर क्या आ गए, सेकेंडरी साइड। तो ये यहाँ पर डैश लगा दीजिए, E1 डैश इज इक्वल टू ई। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, बात समझ में आ गई? इसी तरह सेकेंडरी को कहाँ ले जा सकते हैं, प्राइमरी। अब ध्यान से देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा था वो ये चाह रहा था, अगर मैं इस सर्किट को ऐसे देखता हूं तो ये नो लोड वाला दिक्कत कर रहा है। दिक्कत ये कर रहा है कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये आर और ये आर आपस में ऐड हो जाएंगे, ये एक्स और ये एक्स आपस में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज में दोनों ऐड हो जाता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए इस सर्किट को एक तरफ रखते हैं और इन दोनों सीरीज सर्किट को एक तरफ रखते हैं। तो सिंप्लीफाइड सर्किट कैसे बनता है, कुछ ऐसा बन जाए। हम सेकेंडरी साइड आए तो उसको लिखेंगे RE2 XE2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी। RE2 का मतलब क्या है कि सेकेंडरी का रेजिस्टेंस तो है ही है, साथ में प्राइमरी का रेजिस्टेंस और आ गया, R1 डैश। इसी तरह XE2 क्या हो गया, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस रेफर्ड टू सेकेंडरी, X2 प्लस X1 डैश। ये है X0 डैश R0 डैश E1, सॉरी E2 इज इक्वल टू E1 डैश। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आप सेकेंडरी से प्राइमरी जाइए, चाहे प्राइमरी से सेकेंडरी जाइए, बस आपको ये ध्यान रखना कि सिंप्लीफाई करने के लिए ये पैरामीटर सीरीज वाले एक साथ रखते हैं। इससे क्या क्या होता है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने से हम बच जाते हैं। ठीक, ये सब पूछा जाता है, ये कि प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो कितना होगा, सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो कितना होगा, ये चीज़ जरा ध्यान रखिएगा। ठीक, कुछ भी याद मत रखिएगा, सिर्फ ये चीज़ें समझ लीजिए एक बार, और इसी से आप इधर से उधर करते रहिए, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी। ठीक, एक चीज़ आपको और बता देते हैं, आपके काम का है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पर यूनिट सिस्टम। क्या है, पर यूनिट सिस्टम। ठीक, पर यूनिट सिस्टम कुछ और नहीं है, जैसे हम परसेंटेज यूज करते हैं बस वही है। जैसे जैसे अगर मैं एक क्लास में 3 बच्चे हैं, A B C। ठीक,
इनके आए 10 मार्क्स, इनके आए 20 मार्क्स और इनके आए 30 मार्क्स। हमने ये वो बताए हैं 1 to 10 20 और 30, ये वो मार्क्स हैं जो उनको अचीव हुए हैं यूनिट टेस्ट में, जो उन्होंने गेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। हमने आपको पूर्णांक नहीं बताया कि पूर्णांक कितना है, कितने में से इन्होंने कितना पाया। अब ध्यान से देखिए, जो पूर्णांक होता है उसको यहां पर कहते हैं बेस वैल्यू। बेस वैल्यू का मतलब क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अब अगर मैं बेस वैल्यू 100 ले लेता हूं तो इनका परसेंटेज कितना हो गया 10%, इनका क्या हो गया 20%, इनका क्या हो गया 30%। ये है एक्चुअल वैल्यू, जो उन्होंने एक्चुअल मार्क्स आप गेन किए हैं टेस्ट में। लेकिन ये क्या है, इसी को बोलते हैं पर यूनिट वैल्यू। तो पर यूनिट और कुछ नहीं है, जो हम अभी तक बचपन से परसेंटेज पढ़ते आ रहे हैं, बस उसी को यहाँ पर नाम दे दिए पर यूनिट वैल्यू। तो कुछ भी ये तोप नहीं है, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं बेस 20 कर देता हूँ बेस वैल्यू, तो 20 के हिसाब से ये कितना पाए 50%, ये कितना पाए 100%, और ये कितना पाए 150%। क्या कभी हो सकता है कि 20 में 30 मार्क्स आए? नहीं हो सकता। तो पर यूनिट में ये चीज पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि हम रेफरेंस बेस चेंज कर सकते। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे पर यूनिट सिस्टम, तो याद रखिएगा ये 100% से ज्यादा भी हो सकता है। अगर कुछ नहीं पता तो 100% ही लेंगे, लेकिन अगर आंसर में आपका 100% से ज्यादा निकल रहा तो हो सकता है आंसर सही भी हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिए पर यूनिट सिस्टम का फार्मूला, पर यूनिट वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। ठीक, जरा पीछे एग्जाम्पल में चलते हैं। देखिए जैसे ही आपने बेस बदला इनके परसेंटेज बदल गए, लेकिन क्या इनके मार्क्स बदल गए? मार्क्स कभी नहीं बदलेंगे, मार्क्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेगा। आपने, अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो हाल फिलहाल लगभग 3-4 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज किया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी कम हो गई और जीडीपी बढ़ गई। ऐसा उन्होंने क्यों किया? स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप स्वतंत्रता के समय का रेफरेंस लेंगे और कहेंगे कि उस समय से हम अमीर हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है अमीर हो गए। लेकिन अगर रेफरेंस आपने 2022 का लिया है या 2020 का लिया, तो क्या उस हिसाब से आपने उतनी प्रोग्रेस की जितना स्वतंत्रता के बाद से की? नहीं की। तो रेफरेंस चेंज करके डाटा के साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल कंडीशन आपको पता है कि एक्चुअल कंडीशन क्या है। एक्चुअल कंडीशन आपकी बदलने वाली नहीं है। तो याद रखिएगा एक्चुअल वैल्यू फिक्स रहती हैं, लेकिन पर यूनिट वैल्यू चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि हम बेस चेंज करते रहते हैं। ये चेंज हो जाएगा, सॉरी, ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो गया, लेकिन ये हमेशा फिक्स रहेगा। एक्चुअल वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। पर यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल इस वजह से भी किया जाता है ताकि सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। ठीक है, जैसे 10 20 30 हम कितनों को बताएंगे कि इनके 10 मार्क्स हैं, इनके 20, तो हमने एक बेस तय कर दिया कि 100 का बेस तय कर दिया, तो हमने बता दिया कि इनके 10% मार्क्स हैं, इनके 20% हैं, इनके 30%। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए बेस वैल्यू वोल्टेज को लेते हैं, एक वोल्टेज को और दूसरा पीए रेटिंग को, ये दोनों हमेशा बेस होती। ठीक, अगर इसको केवी आपने लिखा किलो वोल्ट,
तो इसको भी आप केवीए लिख लीजिएगा, ताकि के का अंतर ना आए, 1000 का अंतर ना आए। के का मतलब किलो, ठीक। अगर इसको आपने वी लिखा सिंपली, तो इसको भी वीए लिखिएगा। वीए का मतलब क्या है? वीए किसकी यूनिट है? अपेरेंट पावर की, ठीक, जिसको आप अपेरेंट पावर बोलते हैं, वोल्ट एम्पियर, ठीक। तो अगर वोल्टेज हमारा रेफरेंस है, वोल्ट एम्पियर रेफरेंस है, तो अगर मैं बेस करंट की वैल्यू निकालूं, जिसको आप डिनोट करते हैं आई बेस, बेस करंट, बेस करंट क्या हो जाएगी? बेस वीए डिवाइडेड बाई बेस वोल्टेज, तभी तो करंट आएगा ना। आप यहां से भी निकाल कर देखिए, वी ए को वी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एम्पियर। बेस करंट आपको एम्पियर में मिल गया। बेस करंट पता है, बेस वोल्टेज पता है, बेस वीए रेटिंग पता है, तो बेस इंपीडेंस क्या हो जाएगा? जेड बेस क्या हो जाएगा? वोल्टेज बेस डिवाइडेड बाई करंट बेस। यहां पर रखिए तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज स्क्वायर, बेस वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वोल्ट एम्पियर बेस। ये फार्मूला याद रखिएगा। ये हमने बेस वैल्यू निकाली है। अगर बेस वैल्यू निकाली है तो पर यूनिट सिस्टम के फार्मूले में जाकर पुट कर दीजिएगा, तो जेड पर यूनिट क्या निकल जाएगा? जेड एक्चुअल डिवाइडेड बाई जेड बेस, ठीक। जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड एक्चुअल, जेड बेस रखिए तो क्या हो जाएगा? बी ए बेस डिवाइडेड बाई बेस वोल्टेज का स्क्वायर। रटना कुछ भी नहीं है, बस इनको रेफरेंस मान करके निकालते चले जाइए, अपने आप याद हो जाएंगे फार्मूले। एक दो बार डिराइव कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम देखते हैं, हाँ एक चीज और यहीं पर देख लीजिए। इसको क्यों बताए वो जान लीजिए। उसको ये इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये लिखना है कि ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस, इम्पीडेंस का मतलब रेजिस्टेंस भी हो सकता है और रिएक्टेंस भी हो सकता है और दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस ऑफ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। दो साइड कौन से हैं? एक प्राइमरी साइड और दूसरी सेकेंडरी साइड। तो ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस, ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रांसफार्मर आर डिफरेंट। उनकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग, बट पर यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस इज सेम और बोथ साइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर की पर यूनिट इंपीडेंस चाहे आप प्राइमरी साइड से निकालिए चाहे सेकेंडरी साइड से निकालिए, सेम रहेगी रहेगी, ठीक। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि वहां पर बेस वैल्यू क्या हो जाती है? उसी हिसाब से बदल जाती है। अगर आप हाई साइड में जाएंगे तो जो बेस वैल्यू है, लो साइड में जाने पर वो बेस वैल्यू किस फार्मूले से बदल जाती है? इस फार्मूले से, ये वाला फार्मूला, ये जो आपने लिखा, ठीक। तो याद रखिएगा, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपको इम्पीडेंस या वोल्टेज या करंट देगा, तो ये वैल्यू इम्पीडेंस के लिए है, ठीक है, वोल्टेज और करंट के लिए नहीं है। अगर पर यूनिट इम्पीडेंस आपको दिया है प्राइमरी साइड में, अच्छा, पर यूनिट इम्पीडेंस कैसे पहचानेंगे? उसकी पहचान ये है कि उसमें यूनिट नहीं लिखी होती, पीयू लिखा होता है पर यूनिट।
और नॉर्मल इम्पीडेंस में यूनिट क्या होती है? ओम। तो ऐसे पहचानेंगे कि पर यूनिट दिया है या एक्चुअल दिया है। ये अगर दिया हो तो एक्चुअल हमेशा दिया होगा, हमेशा क्या दिया होगा? एक्चुअल। तो जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़ते समय अगर वो कहा जाए कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड से अगर इम्पीडेंस निकाला जाए तो 0.2 पर यूनिट है और ट्रांसफार्मर का रेशियो 11/33 kV है, और पूछा जाए ये है प्राइमरी साइड, प्राइमरी, और पूछा जाए कि इसका सेकेंडरी साइड में पर यूनिट इम्पीडेंस निकालिए, तो आप सॉल्व मत कीजिएगा, सेकेंडरी साइड भी यही वैल्यू आएगी 0.2 पर यूनिट। बात समझ में आ गई? तो अगर जो है ये वाला आपने फार्मूला लगा दिया, ये वाला, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये फार्मूला किसके लिए है? एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। पर यूनिट वैल्यू चाहे प्राइमरी साइड से निकालिए चाहे सेकेंडरी साइड से निकालिए, दोनों वैल्यू सेम रहेंगी ही रहेंगी। तो क्वेश्चन पढ़ते समय, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते समय गलती होगी तो वो गलती मत कीजिए, ठीक। पर यूनिट पूछा है तो सेम रहेगी, अगर एक्चुअल पूछा है तो ये वाला फार्मूले से निकाल लीजिए कि प्राइमरी साइड दिया तो सेकेंडरी साइड रेफर्ड वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये चैप्टर हमारा ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पर बात करेंगे। तो ये टॉपिक छूट गया था तो इसको कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल हम कराएंगे, और आपकी ड्यूटी ये है कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होता जा रहा है आप अपने बुक से, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, इधर अशफाक हुसैन को फॉलो करते हैं या डीपी कोठारी जी को फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिक मशीन की बुक, किसी को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप न्यूमेरिकल लगाइए, कॉन्सेप्ट किसी एक बुक से ही पढ़िएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बार बार नहीं पढ़े जाते और किसी बुक से नहीं पढ़, मतलब हर एक बुक से कॉन्सेप्ट और ये सब नहीं पढ़े जाते। एक ही बुक फॉलो कीजिए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, बस, और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, आप उसको हर जगह अप्लाई कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उन्होंने जिस मेथड से सॉल्व किया हो आप भी उसी मेथड से सॉल्व कीजिए। आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज करके सॉल्व कीजिए, आपका आंसर मिलेगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो पूछते रहिए। जो लोग गेट और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का कर रहे हैं वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर रख लें अपने सामने, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, और उनको सॉल्व कीजिए। जो जो मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, श्योर है कि 100% क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछते रहिए, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन राइटिंग की, अभी टाइपिंग की जो है सुविधा नहीं है, तो वो देखते हैं कब होगी, लेकिन इन बिटवीन आप क्वेश्चन करते रहिए। जैसे होगा तो या तो फोटो दिखा करके या जैसे भी करके करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। अभी आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर देखते हैं, ठीक। तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।